प्रिय विद्यार्थियों, हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आदर्शवाद की चर्चा कर रहे थे। आदर्शवाद में हम आदर्शवाद और शिक्षा की पाठचर्या पर चर्चा कर रहे थे। शिक्षा के उद्देश्यों पर हम चर्चा कर चुके थे। हमको जैसे पता है कि जो पाठचर्या होती है उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होती है। जैसे हमारे उद्देश्य होते हैं, जैसे हमारी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, वैसे ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की पाठचर्या की चर्चा की गई है। शिक्षा के उद्देश्य में मनुष्य का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक गुणों का विकास, इसकी चर्चा की गई। इसके साथ साथ पाठचर्या इनसे जुड़े हुए विषयों को सम्मिलित करने की बात की गई पाठचर्या में। और इसके साथ साथ धर्म, भाषा, साहित्य, नीतिशास्त्र आदि प्रमुख विषयों और क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया। प्लेटो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति मानते थे। इसके लिए वो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक मानते थे और उन्होंने अपनी पाठचर्या में इसी से संबंधित विषयों और क्रियाओं का समावेश किया और उन्हीं में मनुष्यों को दक्ष करने की बात कही थी। इनके अंतर्गत पाठचर्या में बौद्धिक क्रियाओं के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, नैतिक क्रियाएं, धर्म, नीतिशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, कलात्मक कलाओं और संगीत को अपने विषयों में, अपनी पाठचर्या में स्थान दिया था। जर्मनी के जो आधुनिक आदर्शवादी थे हर्बर्ट महोदय, उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ चारित्रिक और नैतिक विकास पर भी बल दिया। इसके लिए पाठचर्या में इन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संगीत को मुख्य स्थान दिया और गणित, भूगोल एवं विज्ञान को गौड़ स्थान दिया। इंग्लैंड के जो आधुनिक आदर्शवादी नन महोदय थे, नन महोदय ने विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया। एक प्रथम वर्ग में वो क्रियाएं आती थी जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की रक्षा करती थी, जैसे स्वास्थ्य रक्षा की क्रियाएं, सामाजिक संगठन, शिष्ट, नैतिक एवं धार्मिक आचरण को स्थान दिया। इसके साथ साथ विज्ञान, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्म को भी स्थान दिया। दूसरे वर्ग में इन्होंने संस्कृति का निर्माण करने वाली सृजनात्मक क्रियाओं का स्थान दिया था और इन क्रियाओं से लोगों को प्रशिक्षित करने की भी बात की थी। पाठचर्या में कला, साहित्य, संगीत, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और दस्तकारी को उन्होंने स्थान दिया था। ये नन महोदय ने स्थान दिया था। तो आदर्शवादियों ने पाठचर्या में अपने अपने हिसाब से, प्लेटो ने, हर्बर्ट ने और नन महोदय ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सूझ के अनुसार विषयों को स्थान दिया पाठचर्या में। पाठचर्या के बाद अगर हम बात करें तो जहाँ एक तरफ उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या होती है, उसी तरह पाठचर्या को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हम छात्रों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए शिक्षण विधियाँ होती हैं। शिक्षण विधियों के मामले में आदर्शवादी विचारकों ने अलग अलग से अपने सुझाव दिए। जो परंपरागत शिक्षण विधियाँ होती हैं, बच्चा प्रारंभ में अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। अनुकरण विधि के द्वारा जब सीख रहा होता है तो आदर्शवादी माता पिता से या शिक्षकों से यही आशा करते हैं कि बच्चों के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत किया जाए, जिससे वो उसी तरह से अनुकरण करके सीख सके। अनुकरण विधि के साथ साथ अनुभव द्वारा सीखना, स्वयं सोचने समझने लगते हैं, स्वयं सोच समझकर सीखना। इसके साथ सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया। जो सुकरात महोदय थे, उन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया। उनके शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो ने संवाद विधि का प्रतिपादन किया। प्लेटो के संवाद विश्वविख्यात थे। प्लेटो ने संवाद विधि का प्रतिपादन किया। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने आगमन और निगमन विधियों पर जोर दिया। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आगमन निगमन विधि जो होती
है वो किसकी देन है? वो अरस्तु की है, आगमन और निगमन विधि में। अंतर इसमें है कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर सामान्यीकरण करते हैं और उससे प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। आधुनिक आदर्शवादियों में हीगल ने तर्क विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली और फ्रोवेल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया। तो ये आदर्शवाद की प्रमुख विधियां थीं। जैसे सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि, उसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्लेटो ने संवाद विधि, उनके शिष्य अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि, और हीगल ने तर्क विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली तथा फ्रोवेल ने खेल विधि का प्रतिपादन किया। ये आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधियां थी। शिक्षण विधियों के बाद अगर चर्चा की जाती है तो अनुशासन की बात आती है। अनुशासन, आदर्शवाद और शिक्षा का अनुशासन। आध्यात्मिक अनुशासन को जो आदर्शवादी थे उनकी दृष्टि में आत्मा शासित अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। अपने आप में आत्मिक अनुशासन, स्वयं से हम अनुशासित हो जाएं, वही सच्चा अनुशासन है। प्लेटो के अनुसार बच्चे को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के लिए नैतिक आचरण आवश्यक होता है। अतः हमको चाहिए कि बच्चों को अनैतिकता से रोकें, अनैतिकता से परिचित कराएं। आध्यात्मिक अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन है। इसके साथ साथ आदर्शवादी जो जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि दंड और भय से वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सच्चे अनुशासन की प्राप्ति के लिए प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की ज़रूरत होती है। सच्चे अनुशासन के लिए प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी अनुशासन के क्षेत्र में प्रभावात्मक और आत्म अनुशासन की बात करते थे। अनुशासन के महत्व को स्वीकार भी करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड का विरोध करते थे। ये अनुशासन के बारे में हार्न महोदय ने, जो अमेरिकी आदर्शवादी दार्शनिक थे, उन्होंने बच्चों के आंतरिक अनुशासन पर बल दिया कि आंतरिक अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन है। भय और दंड से अनुशासन कायम नहीं किया जा सकता है। बच्चा जब तक स्व अनुशासित, अपने आप से अनुशासित नहीं होगा। यह अनुशासन के बारे में था। अनुशासन के बाद बात करते हैं तो शिक्षक की बात करते हैं। आदर्शवाद में शिक्षक जो था वो शिक्षा के केंद्र में था। शिक्षक को मुख्य स्थान प्राप्त था और शीर्ष स्थान प्राप्त था उस समय समाज में। ये कहा जाता था कि शिक्षक ही है जो पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ ले जाता है। शिक्षा विहीन व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। शिक्षक ही है वो जो उसे पशु से मनुष्य बनाता है, और फिर जब मनुष्य से उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है तब वो देवताओं के समक्ष हो जाता है, देवत्व प्राप्त हो जाता है। इन्होंने कहा कि शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। भौतिक विषयों का ज्ञान तो कोई भी करा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान केवल एक सच्चा शिक्षक ही करा सकता है। शिक्षक को ज्ञान का भंडार होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त ही व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, सदाचारी होना चाहिए। फ्रोवेल ने कहा, एक कथन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रोवेल का मानना था कि विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधों के विकास में सहयोग देते हैं। क्या? विद्यालय रूपी बाग में शिक्षक रूपी माली पौधे रूपी विद्यार्थी के विकास में सहयोग करते हैं, और ये सहयोग तभी कर सकते हैं जब उन्हें शिक्षकों को बच्चों की प्रकृति और उनके विकास की प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः शिक्षक में छात्रों को समझने और उनका उचित ढंग से विकास करने की शक्ति शिक्षकों में होना चाहिए। ये शिक्षक के बारे में आदर्शवादी मानते हैं। फिर शिक्षार्थी की बात की जाए तो
शिक्षार्थी के बारे में आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो आत्माधारी होता है। उनके अनुसार अनुभव का केंद्र मनुष्य का मस्तिष्क होता है। अनुभव का केंद्र मनुष्य का मस्तिष्क नहीं, उसका आत्मा होता है। इस दृष्टि से सभी बच्चे समान होते हैं और सभी संपूर्ण रूप से समान रूप से पूर्णता की अनुभूति कराने पर सभी को बल देते हैं। ये शिक्षार्थी के बारे में आदर्शवादियों का विचार था। लेकिन जो आधुनिक आदर्शवादी थे उनका मानना था कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। जो आधुनिक आदर्शवादी थे कहते थे कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे भिन्न होते हैं और इसलिए उनको उनकी भिन्नता के आधार पर शिक्षित करने का और उनके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और मस्तिष्क के विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए। ये शिक्षार्थियों के बारे में मानना है आदर्शवादियों का। इसके बाद विद्यालय की बात आती है। तो विद्यालय की अगर हम चर्चा करें, आदर्शवादियों का तर्क था कि मनुष्य आत्मानुभूत कराने में तभी सफल हो सकता है जब उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास हो, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो जाए। इसलिए वे सामाजिक आदर्शों, मूल्य और सिद्धांतों के पूर्ण उच्च सामाजिक वातावरण की आवश्यकता समझते थे और वो कहते थे कि यह सब विद्यालयों में, ये जो सारी चीज़ें हैं विद्यालयों में ही संभव हैं, इसके बाहर कहीं इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां बच्चे उच्च सामाजिक आदर्शों और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति कर सकें। विद्यालय के बारे में कहा, विद्यालय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां बच्चे उच्च सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति कर सकें। ऐसे विद्यालय ही सबसे अच्छे विद्यालय होते हैं। ये आदर्शवाद का एक संक्षिप्त सा परिचय था। आदर्शवाद आप संक्षिप्त सा इसका सारांश की चर्चा करें तो आदर्शवाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा मानता है और कहता है ये भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आत्मा ईश्वर का अंश है और मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मानव का विकास उसके भौतिक और आध्यात्मिक कर्मों के आधार पर और आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही उसका विकास संभव है और मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है। और इस तरह से विषयों, पाठचर्या की बात की जाए उद्देश्यों के बारे बाद में, तो पाठचर्या उद्देश्यों को प्राप्ति करने का साधन, इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पाठचर्या में इन्होंने स्थान दिया। शिक्षण विधियों के मामले में आदर्शवादी शिक्षण विधियों के प्रतिपादक माने जा सकते हैं। जहाँ सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किया, वहीं प्लेटो ने संवाद विधि का प्रतिपादन किया। उनके शिष्य अरस्तु ने आगमन निगमन विधि का संपादन किया। और इसके बाद जो दूसरे दार्शनिक थे जिनमें प्रमुख रूप से आपके पेस्टोलॉजी थे, हीगल थे, हर्बर्ट थे। हीगल ने तर्क विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसी के साथ आधुनिक आदर्शवादी फ्रोवेल महोदय ने किंडरगार्टन मेथड या खेल प्रणाली का प्रतिपादन किया। ये शिक्षण विधियों अनुशासन में ये आत्मा अनुशासन को महत्वपूर्ण अनुशासन मानते थे कि बच्चे के सामने एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा पर्यावरण बनाया जाए जिससे वो आत्म अनुशासित हो जाए, अपने आप से अनुशासित हो जाए, वही सच्चा अनुशासन है। दंड, शारीरिक दंड का ये विरोध करते थे। अनुशासन के बाद शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक आदर्शवाद में शिक्षक जो था वो शिक्षा के केंद्र में था और शिक्षक को समाज में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शिक्षक के बारे में कहते हैं कि शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए और बच्चों के भावों को समझने वाला होना चाहिए। शिक्षक के बाद बात की जाए शिक्षार्थी की, तो शिक्षार्थी के बारे में जो प्राचीन आदर्शवादी हैं कहते हैं कि सभी लोगों में आत्मा होती है और सभी की आत्मा समान होती है, इसलिए समान शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षार्थियों को समान अवसर देने की बात करते हैं। लेकिन जो आधुनिक आदर्शवादी हैं वो कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रत्येक विद्यार्थी अलग है, भिन्न है, इसलिए उसकी भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर शिक्षक शिक्षार्थी के बाद विद्यालय की बात आती है, तो
तो उच्च सामाजिक आदर्शवादी विद्यालय की बात, जिसमें आदर्श नियमों और कर्तव्यों के पालन की चर्चा की जाए, ऐसे विद्यालय की चर्चा आदर्शवादी करते हैं। विद्यालय के स्वरूप की चर्चा आदर्शवादी करते हैं। ये हमारे देश को छोड़कर पाश्चात्य दर्शन में जो सबसे प्राचीन विचारधारा है, यूनान की विचारधारा है आदर्शवाद। इसका ये एक संक्षिप्त सा परिचय था। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।